हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 6 और इसमें हमने पहले एक वीडियो के अंतर्गत सामान्य जानकारियां पढ़ ली थी। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार के जल का अवशोषण पादपों द्वारा किया जाता है और जड़ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से उसमें पार्ट पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे का एक टॉपिक और लेने जा रहे हैं जिसका नाम है पादपों में जल का पार्श्वीय परिवहन। हम सभी जानते हैं कि जल मृदा से मूलरोम द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर मूलरोम से वह जड़ के जाइलम तक पहुंचता है और जड़ के जाइलम से लेकर वो पत्तियों के जाइलम तक पहुंचता है। इससे इस पूरी प्रक्रिया को हम यदि दो पार्ट में डिवाइड करें, पहला पार्ट बनेगा मूल रोम से जड़ के जाइलम तक जल का गमन। अब यदि हम देखें इसके आगे का पार्ट जिसमें जड़ के जाइलम से वो पत्ती के जाइलम तक पहुंचता है, तो यदि जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम का पथ देखें तो वो पथ ऊर्ध्वगामी पथ होता है, यानी ऊंचाई की ओर चढ़ने वाला पथ होता है। अर्थात जड़ से यदि पत्ती तक जल पहुंचता है, जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक यदि जल पहुंचता है तो वो ऊंचाई की ओर गमन करेगा। लेकिन यदि इसके पहले का जो पार्ट है जिसमें जल मूल रोम से जड़ के जाइलम तक आता है, वो ऊंचाई पर न होकर पार्श्व में गमन करता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, जल का पार्श्वीय परिवहन। पार्श्वीय परिवहन का मतलब जल का मूल रोम द्वारा अवशोषित होकर जड़ के जाइलम तक पहुंचना। हम देखने जा रहे हैं यहां पर कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन कौन सी कोशिकाएं आएंगी जो जल का संवहन जड़ के जाइलम तक करेंगी। सबसे पहले आपको पता है एपिडर्मिस होगी। सबसे पहले क्या आएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सी सेल होगी, इसके जस्ट बाद कॉर्टेक्स की सेल, यानी हम नीचे नाम लिख देते हैं एपिडर्मिस। आपने 11वीं क्लास में मूल की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया है, तो जब आप मूल के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हो तो बाहर से भीतर की तरफ कौन कौन सी कोशिकाएं आपको दिखाई देती हैं, वही यहां पर दिखाई जा रही हैं आप लोगों को। यानी जल जो है जाहिर सी बात है बाहर वाली कोशिकाओं से लेकर अंदर जाइलम तक गमन करेगा। तो सबसे पहले कौन सी कोशिका से उसकी मुलाकात होगी, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से जल किस में जाएगा, कॉर्टेक्स की सेल में। कॉर्टेक्स के पश्चात क्या होगा, कॉर्टेक्स का बिल्कुल भीतरी भाग यदि हम कहें तो वो होगी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के पश्चात क्या मिलेगा, पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद क्या मिलेगा अपने को, जाइलम। यानी जल को कहां पर पहुंचना है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल से होते हुए जाइलम तक पहुंचना है। इसके पश्चात आपको पता है कि जल जो है जाइलम की वाहिनिकाओं और वाहिकाओं, प्रमुख रूप से वाहिकाओं के द्वारा जल पत्ती के जाइलम तक पहुंच जाएगा या पत्ती तक पहुंच जाएगा। अब यदि हम देखें तो इसमें क्या क्या और स्ट्रक्चर बन सकती है, इसके भीतरी का पार्ट को यदि देखा जाए तो इसके भीतर की ओर यहां पर ये देखिए, ये मैंने इतनी मोटाई की दिखाई है सेल वॉल। सभी के अंदर इतनी मोटाई के अपने क्या दिखा देते हैं, सेल वॉल दिखा देते हैं सभी सेल के अंदर। यानी ये जो है ये क्या है, सेल वॉल है। मैं यहां पर नाम लिख दूं सेल वॉल। अंदर की ओर जो लाल
बाउंड्री दिखाई दे रही है, रेड रंग की बाउंड्री जो दिखाई दे रही है आपको, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, भीतरी भाग इसका। इसके भीतर की ओर देखा जाए तो क्या होगा? जीवद्रव्य होगा। अंदर की ओर एक बड़ी सारी क्या होगी? रिक्तिका। सभी के अंदर क्योंकि सारी प्लांट सेल है तो जाहिर सी बात है केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका होगी। ठीक, ये जाइलम की रिक्तिका होगी। कुछ कुछ समझ में आ रही है स्ट्रक्चर। अब आपको एक बात और भी पता है, 11वीं क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि दो पादप कोशिकाओं के मध्य जीवद्रव्य को जोड़ने वाले भाग को या जोड़ने वाले तंतुओं के समुच्चय को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यहां पर इनके बीच में ये हम क्या दिखा सकते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये बीच बीच में क्या दिखा दिया हमने? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम आपको पता है, एक कोशिका के जीवद्रव्य को दूसरी कोशिका के जीवद्रव्य के साथ जोड़ देना। यानी जब आप जल का पार्श्वीय परिवहन पढ़ोगे तो आपको पथ का तो पता चल गया। अब आप कहोगे सर इसमें मूल रोम कहां पर रह गए? तो हमें पता है मूल रोम जो है वो एपिडर्मिस की ही अतिवर्धी होती है। एपिडर्मिस की ही अतिवर्धी को हम क्या बोलते हैं? मूल रोम। यानी जल यदि मूल रोम में प्रवेश हो रहा है तो आप समझ लीजिए वो किस में प्रवेश हो रहा है? एपिडर्मिस के अंदर ही प्रवेश हो रहा है। अब जल का पार्श्विक गमन का पथ पता चल गया। पथ क्या है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से जड़ के जाइलम में। जल का जो ये गमन होता है इस गमन को अपने क्या बोलते हैं? जल का पार्श्वीय परिवहन बोलते हैं। अब जल का ये पार्श्वीय परिवहन 3 प्रकार का हो सकता है। मैं इन तीनों प्रकारों को यहां पर दिखाने का प्रयास करूंगा। 3 प्रकार का पथ कौन कौन सा हो सकता है? पहला पथ हो सकता है एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पथ। दूसरा पथ जो है वो हो सकता है सिंप्लास्ट, और तीसरा पथ जो होता है वो होता है रस धानीय पथ। यानी इन कोशिकाओं से होकर जल जो जड़ के जाइलम तक पहुंचेगा, जिसको हम बोल रहे हैं जल का पार्श्वीय परिवहन, वो 3 पथ से हो सकता है, 3 तरीकों से वो गुजर सकता है। उसके 3 पथ हो सकते हैं। कौन कौन से? एपोप्लास्ट पथ, सिंप्लास्ट पथ और रसधानीय पथ। क्लियर? याद रखिए, हो सकता है परीक्षा में 1 नंबर के अंदर डायरेक्ट पूछ लें कि जल के गमन हेतु एपोप्लास्ट पथ क्या है या कितने प्रकार के पथ पाए जाते हैं। तो जल के पार्श्वीय गमन हेतु 3 प्रकार के पथ पाए जाते हैं, एपोप्लास्ट पथ, सिंप्लास्ट पथ और रसधानीय पथ। सबसे पहले शुरू करते हैं एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ को निर्जीव पथ भी कहा जाता है। एपोप्लास्ट पथ को क्या कहते हैं? निर्जीव पथ। अब इस निर्जीव पथ में क्या होता है? एपोप्लास्ट पथ में क्या होता है? जल या तो अंतराकोशिकीय अवकाशों से या निर्जीव कोशिका भित्ति से होकर गुजरता है। इससे पहले मैं शुरू करूं एपोप्लास्ट पथ, आपको एक बात यहां पर और बता देता हूं। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की कोशिका भित्ति में आप जानते हो सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, जिसे कैस्पेरियन पट्टी बोलते हैं। एंडोडर्मिस में पादपों की जो एंडोडर्मिस की लेयर है, इस एंडोडर्मिस के लेयर में जो कोशिका भित्ति है, एंडोडर्मिस की जो कोशिका भित्ति है, उसमें सुबेरिन का जमाव पाया जाता है और सुबेरिन युक्त उस पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? कैस्पेरियन पट्टी, क्योंकि उसकी खोज कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सुबेरिन जल का एक अवरोधी स्तर होता है, इसलिए इतनी बात तो तय हो गई कि ये मान लो ये क्या आ गया?
कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन पट्टी, इसको भेदकर जल आगे नहीं जा सकता। इस कैस्पेरियन पट्टी को भेदकर जल आगे नहीं जा सकता। हम क्या कह रहे हैं, एपोप्लास्ट पथ एक निर्जीव पथ है। इसमें जल का गमन कहां से होता है, या तो अंतराकोशिकीय अवकाशों से या कोशिका भित्ति से होकर जल आगे गुजरता है। चूंकि अंतराकोशिकीय अवकाश और कोशिका भित्ति दोनों ही निर्जीव प्रकृति की हैं, जल जिनसे गुजर रहा है दोनों ही निर्जीव हैं, इसलिए इस पथ को हम क्या बोलते हैं, निर्जीव पथ बोलते हैं। और ध्यान रहे, इस कार्य में कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पथ ही कैसा है, निर्जीव है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे कि इस पथ में से जो जल गुजरता है वो अनियंत्रित होता है, कोई किसी प्रकार का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये पथ ही कैसा है, निर्जीव है। और कोशिका भित्ति तो आप जानते हो पारगम्य होती है, अपने पारगम्यता पढ़ चुके हैं पहले, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य, इसलिए जल को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती गमन करते हुए। और साथ में जल किस विधि के द्वारा गमन करता है, विसरण के द्वारा। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एपोप्लास्ट पथ आ जाए परीक्षा में, एपोप्लास्ट पथ क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे यह जल के पार्श्व गमन हेतु एक निर्जीव पथ है। इसके अंतर्गत जल अंतराकोशिकीय अवकाशों या कोशिका भित्ति से होकर गमन करता है, परंतु यह गमन केवल एंडोडर्मिस तक होता है। इस पथ के द्वारा जल का पार्श्व गमन केवल कहां तक होगा, एंडोडर्मिस तक, क्योंकि एंडोडर्मिस में सुबेरिन की कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती, वहां पर जाकर जल रुक जाता है। अब जल कहां चला जाएगा, आप कहोगे सर ये तो यहीं पर रुक गया, फिर फायदा क्या हुआ, तो जल कहां जाएगा, यहां से फिर घूमते हुए जल कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाएगा। यानी यहां तक तो जल किससे आया है, निर्जीव पथ से आया है। आगे का उसका पथ जीव द्रव्य पथ हो जाएगा, जीव द्रव्य में वो चला जाएगा। ठीक है। और इस पथ में चूंकि निर्जीव पथ है तो जल का गमन जो है वो अनियंत्रित और विसरण विधि के द्वारा होता है, जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप ध्यान रखोगे एपोप्लास्ट पथ। दूसरा पथ है सिम्प्लास्ट पथ। ये सजीव पथ है। ये कैसा पथ है, सजीव पथ। इसमें से जल कहां से होकर गुजरेगा, इसमें से जल जीव द्रव्य से होकर और प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजरेगा। दो रास्ते हैं। यानी पहले तो जल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, जल यहां पर आ गया, अब यहां से इस प्रकार से होते हुए ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से इस प्रकार से, इस प्रकार से जल का गमन होगा। यानी सिम्प्लास्ट पथ में जल का गमन जीव द्रव्य से तथा प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से होता है। दो तरीके हैं, यानी दोनों में मिलजुल कर जीव द्रव्य और प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से यदि जल का गमन होता है तो उस माध्यम को अपने क्या बोलते हैं, उस पथ को अपने क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पथ। और चूंकि यहां पर जल जीव द्रव्य से होकर गुजरता है और जीव द्रव्य ठहरा एक गाढ़ा माध्यम, सघन माध्यम, चूंकि सघन माध्यम से जल गुजरेगा इसलिए बड़ा धीमी गति से गुजरेगा। सर्वाधिक प्रतिरोध वाला माध्यम कौन सा है, सिम्प्लास्ट पथ है। यानी सबसे धीमी गति से यदि शयन होता है, गमन होता है, तो किससे होता है, सिम्प्लास्ट पथ से। सर्वाधिक प्रतिरोध युक्त, सर्वाधिक प्रतिरोध वाला, यानी जल की गति इस पथ में सबसे धीमी होगी। पथ तो आपको पता चल गया कौन सा पथ है, कहां कहां से होकर गुजरेगा, जीव द्रव्य से और प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। यानी कोशिका में तो कहां चलेगा, जीव द्रव्य के अंदर, लेकिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कहां से जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ जाएगा। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सजीव पथ है इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। केवल ये निर्जीव पथ है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी इन दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पश्चात अपना अगला आता है रसधानीय पथ। अब यह रसधानी क्या होती है,
आपने 11th क्लास में पढ़ा था रिक्तिका। रिक्तिका में आपको बताया गया था कि रिक्तिका नाम ही खाली है, नाम से ऐसे लगता है भी इस स्थान पर कुछ नहीं होगा, परंतु यहां पर आपको पता है टोनोप्लास्ट, रिक्तिका की झिल्ली को अपने क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और उसके भीतर क्या पाया जाता है, कोशिका रस पाया जाता है। रिक्तिका टोनोप्लास्ट से घिरी हुई एक कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, टोनोप्लास्ट से घिरी हुई, जिसके भीतर क्या पाया जाता है, कोशिका रस पाया जाता है। हालांकि इसके भीतर का पदार्थ जो होता है वो अजैव प्रकृति का होता है। तो रिक्तिका को ही हम क्या बोल रहे हैं, रसधानी। यहां पर पथ क्या होगा, कहां से होकर जल गुजरेगा, यहां जल रिक्तिका, और रिक्तिका से गुजरने के पश्चात वो टोनोप्लास्ट को पार करेगा, और टोनोप्लास्ट को पार करके वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे जाएगा, कोशिका झिल्ली से होते हुए, न कि प्लाज्मोडेस्माटा। मैं आपको लिख दूंगा यहां पर पथ, ध्यान रखिएगा। जब रसधानीय पथ है तो जल कहां से गुजरेगा, रसधानी से, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे जाएगा, कोशिका झिल्ली के द्वारा प्रासरण की क्रिया के माध्यम से। ठीक है, मैं यहां पर तीनों आपको लिखकर दिखा रहा हूं, तीनों स्थान लिख रहा हूं कहां से पथ गुजरेगा, क्योंकि आपने पथ पढ़ रहे हैं तो पथ में आपको ध्यान रखना चाहिए जल कहां से गुजरेगा। इसमें जल कहां से गुजरेगा, अंतरा कोशिकीय अवकाश, नहीं तो कहां से, अंतरा कोशिकीय अवकाश से व सेल वॉल से। कहां से गुजरा, अंतरा कोशिकीय अवकाश से और सेल वॉल से, तो वो कौन सा पथ होगा, एपोप्लास्ट पथ। इस प्रकार सिंप्लास्ट पथ में कहां से गुजरेगा, जीव द्रव्य से व प्लाज्मोडेस्माटा से, प्लाज्मोडेस्माटा से। रसधानी पथ में कहां से गुजरेगा, रिक्तिका यानी रसधानी, रसधानी व सेल मेम्ब्रेन से होते हुए। देख लीजिए पथ आपके सामने है। एपोप्लास्ट पथ में जल का पथ कौन सा है, अंतराकोशिकीय अवकाश और सेल वॉल। सिंप्लास्ट में पथ कौन सा है, जीवद्रव्य और प्लाज्मोडेस्माटा। रसधानी पथ में पथ कौन सा है, रसधानी और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए किसमें ऊर्जा काम में आएगी, किसमें नहीं आएगी। ये निर्जीव पथ है, बाकी दोनों सजीव पथ है। निर्जीव पथ है तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी दोनों सजीव हैं तो इनमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हुआ जल का पार्श्वीय परिवहन। जल का पार्श्वीय परिवहन, सबसे पहले आप परिभाषा बता दोगे। परिभाषा क्या है, मूल रोम से जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचना जल का पार्श्वीय परिवहन कहलाता है। इसमें पथ क्या है, पथ ये है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर जाइलम। कितने प्रकार के पथ हो सकते हैं, इससे इन कोशिकाओं से गुजरने हेतु कितने पथ का सहारा लिया जा सकता है, या कितने तरीकों से जल गुजर सकता है, इन तरीकों से, एपोप्लास्ट, सिंप्लास्ट और रसधानीय पथ। एपोप्लास्ट में आपको पता होना चाहिए कहां से गुजरेगा, सिंप्लास्ट में कहां से और रसधानीय में कहां से, किसमें ऊर्जा काम में आएगी, किसमें नहीं आएगी। इतनी चीज यदि आपको आती है तो आपको जल का पार्श्वीय परिवहन भी आता है। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये समाप्त हुआ आपका टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कारक जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। हमें देखना है कि कौन कौन से कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं।
ठीक, सबसे पहला कारक है मृदा में उपस्थित जल। मृदा में उपस्थित जल। अब सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें किताबी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि मृदा में जितना ज्यादा जल होगा अवशोषण भी उतना ही ज्यादा होगा। परंतु ज्यादा जल होने का यह मतलब नहीं है कि एक पौधा जो तालाब के अंदर खड़ा है या पूरे ठहरे हुए जल में खड़ा है वहां पर भी जल अवशोषण ज्यादा होगा। तो यहां पर यह तो बात क्लियर है भी जल ज्यादा होगा तो अवशोषण भी ज्यादा होगा। लेकिन आदर्श कंडीशन क्या होती है? आदर्श कंडीशन की यदि चर्चा करें, मृदा में उपस्थित जल की आदर्श कंडीशन की चर्चा यदि की जाए तो यदि जल धारण क्षमता व स्थायी मलानी प्रतिशत के बीच हो, यदि मृदा में जल धारण की क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशत के बीच हो, इन दोनों के मध्य हो, यह अधिकतम सीमा है, यह जल की मृदा में न्यूनतम सीमा है। यदि जल इनके बीच में उपस्थित है, इनके बीच की मात्रा में उपस्थित है, तो जल अवशोषण के लिए वो आदर्श कंडीशन होगी, अर्थात सर्वाधिक जल का अवशोषण होगा। यदि मृदा में जल धारण क्षमता से अधिक है, मतलब जितना मृदा जल धारण कर सकती है उससे यदि जल ज्यादा है, जैसे मैंने आपको तालाब का जिक्र किया, यदि जल उससे ज्यादा है, जल धारण क्षमता से यदि जल ज्यादा है तो अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और यदि स्थायी मलानी प्रतिशत से कम है, ये न्यूनतम मात्रा है, यदि इससे जल कम है तो भी अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी बहुत ज्यादा कमी भी नुकसानदायक है, अवशोषण हेतु प्रतिकूल कंडीशन है, और बहुत ज्यादा जल की अधिकता भी नुकसानदायक है। अब ये जल धारण क्षमता होती क्या है, स्थायी मलानी प्रतिशत होता क्या है, इनको समझ लीजिए। और उनसे पहले आपको पता होना चाहिए मृदा क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता कि मृदा होती क्या है। भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को मृदा बोलते हैं, जो कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है। ध्यान रखें, भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को ही अपने क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। ठीक है। अब जल धारण क्षमता क्या होती है? एक बरसात हुई, बरसात होने के पश्चात कुछ जल बहकर निकल गया, वाहित जल निकल गया, कुछ जल गुरुत्वीय जल जो था वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचा चला गया। वाहित जल के पश्चात और गुरुत्वीय जल निकल जाने के पश्चात जो जल मृदा में शेष बचता है वो उसकी जल धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है। हमने एक मृदा में भरपूर मात्रा में जल डाल दिया, जितना डाल सकते थे, उसके पश्चात बहकर निकल गया, वो अलग निकाल दो। गुरुत्वीय जल के कारण नीचे चला गया, उसे अलग निकाल दो। अब जो शेष मृदा में बचेगा, शेष जो संचित रह गया उसके अंदर, उसको अपने क्या बोलेंगे, जल धारण क्षमता। एग्जाम्पल के तौर पर आप बालू मिट्टी ले लीजिए, 3 प्रकार की मिट्टी ले लीजिए। एक हमने बालू मिट्टी ले ली, दूसरी हमने चिकनी मिट्टी ले ली, और तीसरी अपने दोमट मिट्टी ले ली। दोमट मिट्टी यानी अपने जो नॉर्मल खेत के अंदर मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो ले ली। 3 प्रकार की मिट्टी ले ली। आप बालू मिट्टी को लेकर देख लीजिए, उसमें पानी डालोगे, डालते ही वाहित जल तो हो ही नहीं सकता, बहता तो है ही नहीं उसके अंदर। जैसे डालोगे, डालते ही सारा का सारा जल आपको थोड़ा सा ऊपर ठहरेगा, ज्यादातर जल कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक कीप लीजिए, उस कीप के अंदर फिल्टर पेपर लगाइए ताकि मिट्टी नीचे न गिर जाए। फिल्टर पेपर के ऊपर मिट्टी भर दीजिए कीप के अंदर, फिर ऊपर से जल डालिए। मान लीजिए आपने 100 ml जल डाला, आप क्या देखोगे, 90 ml जल नीचे आ जाता है। लगभग 90 ml जल नीचे आ गया, मात्र कितना 10 ml जल ही मृदा के अंदर बचा। यानी सारा सारा गुरुत्वीय जल चला गया, नीचे चला गया जल, मृदा में तो बहुत कम बचा है। अर्थात बालू मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है।
चिकनी मिट्टी, आप उसी कीप के अंदर चिकनी मिट्टी भर लीजिए और फिर पानी डालिए। आप क्या देखोगे, नीचे तो पानी बहुत कम जाता है, ज्यादातर पानी कहाँ ठहर गया, ज्यादातर कहाँ ठहर गया, मिट्टी के ऊपर ही। तो चिकनी मिट्टी से गुरुत्वीय जल बहुत कम जाएगा नीचे, और गुरुत्वीय जल नीचे कम जाएगा तो ज्यादातर उसकी क्या होगी, जल धारण क्षमता। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम जल धारण क्षमता बालू की, सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है, चिकनी मिट्टी की। यानी गुरुत्वीय जल नीचे तो जाता ही नहीं है पानी, सारा सारा पानी कहाँ ठहर गया, ऊपर ही ठहर गया, उसने धारण कर लिया मिट्टी ने अपने अंदर। तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है, चिकनी की। लेकिन फिर भी चिकनी मिट्टी को उपजाऊ नहीं माना जाता। ये अगला टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होते हुए भी इसे उपजाऊ क्यों नहीं माना जा रहा है। और दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता बालू से अधिक होती है और दोमट से कम, यानी मध्यम। तो जल धारण क्षमता आपके समझ में आ गया होगा। गुरुत्वीय जल को निकाल देने के पश्चात मृदा जितना जल अपने अंदर ग्रहण करती है उसे उसकी जल धारण क्षमता कहते हैं। स्थायी मलानी प्रतिशत क्या होता है, किसी मृदा में जल की वह न्यूनतम मात्रा, जल की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें पादप को पहली बार मुरझान की स्थिति आती है, पहली बार पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है, उस न्यूनतम मात्रा को जल की उस, यानी पानी कम करते जाओ, मिट्टी में पानी नहीं डाल रहे हैं, खेतों में पानी नहीं डाल रहे हैं अपने, पानी कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जल की उतनी मात्रा रह जाएगी कि जब पादप में मुरझान आ जाती है, स्थायी मुरझान आ जाती है। तो मिट्टी में उपस्थित जल की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें पादप में प्रथम बार स्थायी मुरझान आती है, उस जल की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्थायी मलानी प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूनतम सीमा होगी जल की, ये अधिकतम सीमा होगी। यदि जल इनके बीच में रहता है मृदा में तो वो जल अवशोषण के लिए सर्वाधिक आदर्श कंडीशन है। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जल अवशोषित होता है। दूसरा कारक है मृदा में वातन। वातन यानी वायु, वात का मतलब क्या होता है, वायु। हम जानते हैं कि किसी पादप को मिट्टी में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि जो मृदा हमने ली है उस मृदा के कणों के बीच में वायु आवश्यक रूप से मौजूद रहे। इसीलिए तो आपको पता है कि खेतों में बीज बोने से पहले निराई गुड़ाई जुताई की जाती है ताकि उस मिट्टी को पोला किया जा सके। पोला करने से फायदा होता है कि उसमें वातन अच्छा हो जाता है, मिट्टी के कणों के बीच में वायु अच्छे से भर जाती है। और ये काम खेतों में पाए जाने वाले केंचुए भी बखूबी करते हैं। तो मृदा में वातन होना एक श्रेष्ठ कंडीशन है। बालू मिट्टी, बालू मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए उनके बीच बीच में वायु की मात्रा ज्यादा रहती है। तो सर्वाधिक वातन किसमें पाया जाता है, बालू मिट्टी में। लेकिन वो उपजाऊ नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता नहीं है। दूसरी मिट्टी जो हमने देखी थी चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा थी। आपने पानी डाला कीप के अंदर, पानी नीचे गया ही नहीं, बहुत कम गया, ज्यादातर तो पानी मिट्टी ने अपने अंदर ही धारण कर लिया। जल धारण क्षमता तो बहुत है लेकिन उनके कणों के बीच में वातन नाम मात्र का पाया जाता है, न के बराबर। इसलिए चिकनी मिट्टी में चूंकि वातन नहीं पाया जाता, हवा नहीं पाई जाती मिट्टी के कणों के बीच में, चिकनी मिट्टी के कणों के बीच में, इसलिए उसे अनुपजाऊ माना जाता है। तीसरी मिट्टी थी दोमट मृदा। उसमें जल धारण क्षमता भी मध्यम थी और वातन भी अच्छी कंडीशन में पाया जाता है। तो जल धारण क्षमता भी अच्छी है, वातन भी बड़ा अच्छा है, इसलिए दोमट मृदा को उपजाऊ माना जाता है। और जिस मृदा में वातन अच्छा होता है उसमें जल का अवशोषण भी ज्यादा होता है। तीसरा है तापमान। मृदा का तापमान, मृदा का तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से
23 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है। तो ये जल के अवशोषण के लिए पादपों द्वारा जल के अवशोषण के लिए एक आदर्श तापमान है, आदर्श कंडीशन है। मृदा का तापमान यदि इतना रहता है तो उसमें जल अवशोषण की संभावना पादप द्वारा सर्वाधिक होती है। कुछ विषैले प्रभाव, विषैले पदार्थ। अब जाहिर सी बात है, पदार्थ है विषैला, तो ये तो अवशोषण पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा ही डालेगा। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम साइनाइड। और पोटेशियम साइनाइड यदि मृदा में है, हमने किसी उर्वरक के माध्यम से डाल दिया उसे, तो जाहिर सी बात है ये अवशोषण को प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा जल की सांद्रता, जल की सांद्रता ये वही है अल्पप्रासरी, अतिप्रासरी। आप 5वें पाठ में अच्छे तरीके से जान चुके हो। यदि मृदा में जल विलयन के रूप में, अल्पप्रासरी विलयन के रूप में, यदि मृदा में जल अल्पप्रासरी विलयन के रूप में है तो अवशोषण अधिक होगा। और अतिप्रासरी तो आप जानते ही हो, अवशोषण तो छोड़ो, बाहर निकलने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखें, मृदा में यदि जल अल्पप्रासरी विलयन के रूप में मौजूद है तो जल अवशोषण की कंडीशन सबसे अच्छी होती है। तो ये थे कुछ कारक जो पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे अच्छा है मृदा में उपस्थित जल। और आपको ये भी पता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि मृदा में जो केशिकीय प्रकार का जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है, उसी को पादप अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर आपने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक आपने जल का पार्श्वीय गमन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, और दूसरा एक बिल्कुल सामान्य सा, बिल्कुल एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा आप लोगों के, जो कि है पादपों द्वारा जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस पाठ में लास्ट टॉपिक बचता है रसारोहण, एसेंट ऑफ सेड। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, यदि हम आज के वीडियो में इसे शामिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगला वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंट ऑफ सेड। ये आपके पीएमटी के लिए, 12th क्लास के वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।